Hello students, good evening. I hope my audio is audible to you. So this is an doubt section, and I want you guys to put your doubts in the chat section so that I can see that and I can explain. So today we are only going to study. We are only going to see the doubts of past lectures. Nothing about the lecture are going to be conducted. All whatever you have problem in the previous lectures or any doubts, you can ask me. So you can unmute yourself and you can ask your doubts, or you can put your doubt in the chat section. Both are fine, but make sure that no two people are speaking at the same time. किसी को डाउट ही नहीं है, किसी को डाउट नहीं है तो आए क्यों फिर तुम लोग? हाँ, ऐसे बाकी बातें करने हैं. Can you show the derivation of SI unit of pressure? Are you talking about beta atmosphere? Yeah, Pascal or millimeter of mercury? That's not needed in my. And the units of C when we. चिन्मय, ये केमिस्ट्री लेक्चर है, केमिस्ट्री का डाउट है अभी. ओके, आप केमिस्ट्री का डाउट ही पूछ सकते हो. सो हाँ, मुझे पता है इमेज तो जीकेपी सर का है, तो उनका जूम आईडी मैं यूज कर रहा हूँ अभी. बट मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूँ, मुझे केमिस्ट्री पूछो बेटा. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वंस अगेन. ओके, पल्लव के लिए मैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. देखो, सेटअप ऐसा है, एक ऐसा क्लोज्ड कंटेनर आप ले लो. ओके, so there will be a suspended one more rod here, and you can keep something like this. So these two will be connected to a battery and made sure that this is positive and this is negative. Okay, and यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप रिजर्वायर को रखा जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑयल रहेगा, उसको आप स्क्वीज करोगे तो ऑयल ड्रॉप्स क्या होगा, स्प्रिंकल हो जाएगा यहाँ. ओके, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप स्प्रिंकल हो जाएगा. सो जो ड्रॉप ये यहाँ पे जो होल रहेगा उसके थ्रू आता है, सो दैट विल स्लोली कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. सो नीचे आ जाएगा. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सरे ट्यूब को भी रखेंगे. उसका भी काम क्या मैं बताऊंगा. Now the moment I squeeze the oil, there will be a oil sprinkling all over, and the oil droplets which just fell on this particular hole, definitely it is coming through that hole and it will go down. Now reason क्या है नीचे जाने के लिए. So एक oil droplet को मैं यहाँ पे अलग से दिखाऊं. So oil droplet, okay. So ये नीचे ग्राउंड की तरफ या यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ जो जा रहा है, रीजन क्या होगा, उसका ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट एंड द ग्रेविटी. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज फॉलिंग डाउन. सो ये क्या हुआ, फोर्स जो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है.
ओके, डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बेसिस में। अभी मैं क्या करता हूँ, आई अब इरेडिएट एक्सरे ऑन देम। अभी जैसे मैं एक्सरे ट्यूब से एक्सरे इरेडिएट करता हूँ या उसको पास करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी गैस पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एक्सरे की वजह से आयोनाइज हो जाएंगे ना। एक्सरे की वजह से आयोनाइज होंगे, तो आयोनाइज मतलब क्या, गैस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको क्या है, अब यहाँ इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा ना। ट्रैवल करते करते वो क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक जाएगा। जब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक जाता है, देन ऑयल ड्रॉपलेट के लिए कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो अर्लियर ऑयल ड्रॉपलेट्स वेर न्यूट्रल, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था बिकॉज ऑयल इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बट द मोमेंट these electrons ejected out of the gas particles which were present there, and due to the irradiation of X-ray, these electrons got ejected out from the gas particles, and this ejected electron stick to the oil droplets. So यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी बहुत ही छोटा स्पीयर्स होते हैं, बहुत छोटा स्पीयर बनाया जाएगा। आपको स्पाई उसका कितना बड़ा स्पीयर बनाना है वो तो बेस्ड ऑन दिस होल यू कैन मेक। बड़ा स्पीयर जो इसके अंदर से जो नीचे गिरता है उसका स्पीयर का वॉल्यूम या स्पीयर का रेडियस फिक्स होता है। यहाँ पे स्प्रिंकल करते वक्त हो सकता है कि छोटा बड़ा अलग अलग साइज का ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिरे, बट ये जो होल के थ्रू नीचे जाता है उसका तो स्पीयर का रेडियस फिक्स रहेगा बिकॉज वो उसके अंदर ही जाता है। जब स्पीयर का रेडियस फिक्स रहेगा तो आपको और एक चीज क्या मालूम पड़ेगा, उसका वॉल्यूम मालूम पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट वॉल्यूम मालूम पड़ेगा। और लिक्विड ऑयल का डेंसिटी भी पता है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी लिक्विड का पता रहता है, वॉल्यूम तो आपने यहाँ पे स्पीयर की वजह से मालूम करवाया। सो मास इसमें से मालूम पड़ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज व्हाट, मास। तो ऑयल ड्रॉपलेट का मास आपको मालूम है, ग्रेविटी आपको पता है 9.8 होगा, तो नीचे की तरफ वो फोर्स अप्लाई होता रहेगा, नीचे जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चिपक जाता है, नाउ यू हैव टू अज्यूम दैट ईच ड्रॉपलेट बीइंग स्मॉलर इन साइज, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चिपक जाएगा बिकॉज ऑफ स्टिकीनेस ऑफ ऑयल, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन लेस लाइकली टू अटैच टू द सेम ऑयल ड्रॉपलेट। सो आप अज्यूम करेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक ड्रॉपलेट में स्टिक हो गया। अभी मैं बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ता है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो दिस पर्टिकुलर प्लेट विल बिहेव लाइक कैथोड, सॉरी दिस बिहेव लाइक एनोड। पॉजिटिव प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, एंड दिस इज कैथोड। सो अभी क्या होगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सप्लाई करना शुरू करता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर। तो ऑयल ड्रॉपलेट बीइंग नेगेटिव चार्ज, दे विल नाउ ट्राई टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो ये और तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू एडजस्ट द वोल्टेज इन अ वे दैट ऑयल ड्रॉपलेट विल बी नाइदर गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन, इट हैज टू बी सस्पेंडेड इन बिटवीन। ये कभी होगा, आप ऐसा फिक्स करो, ये कम ज्यादा वोल्टेज करते करते आप इतना फिक्स करो कि फोर्स जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है उतना ही ऊपर की तरफ अप्लाई हो जाए, उसके जितना आपको वोल्टेज लगना पड़ेगा। So when the moment you change the voltage, definitely the acceleration of that, yeah, force applied on that particular oil droplet will be changing. So अभी आपको क्या करना है, नीचे ऊपर की तरफ खींचा जाने के लिए रीजन क्या है, एक तो वोल्टेज है और उसका चार्ज है, वो ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज। हाइयर द चार्ज, मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, हाइयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ग्रेटर विल बी द पुल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी नीचे ऊपर की तरफ उसके जो फोर्स अप्लाई होता है वो किसके पर डिपेंड करता है, ये वाला फोर्स जो अपवर्ड है, ये वाला फोर्स जो है अपवर्ड जाता है, इसको मैं बोलूंगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट वेयर Q इज व्हाट, ये क्या फोर्स अपवर्ड है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ फोर्स जो है वो इक्वेट कर रहा हूं मैं डाउनवर्ड की तरफ की, बिकॉज मैं क्या करूंगा, सस्पेंड करूंगा। ऑयल ड्रॉपलेट को बीच में सस्पेंड किया और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों साइड से फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो अपवर्ड का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड
डाउनवर्ड का ऑयल ड्रॉपलेट का मास इनटू ग्रेविटी। याद रखना क्यू हम यहाँ पे चार्ज के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज वरना तो आप ई भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो नाउ क्यू आपको पता नहीं है, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट पता है, ग्रेविटी पता है, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। मास नोन, ग्रेविटी नोन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सो यू कैन गेट द चार्ज ऑफ द, या ई बोले इसको चलेगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। याद रखना ये माइनस और प्लस डालना तो उसका साइन है, वरना तो वैल्यूज में से आपको माइनस या प्लस ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड मालूम पड़ेगा। सो डू वी हैव दिस फॉर TWT? नो, TWT के लिए इसको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट ये आप जान के रखो कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का ढूंढा गया था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, उतना याद रखो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढा गया था, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया था। दीज ऑल थिंग्स यू कैन। So, excuse me, so तो नकुल क्या बोल रहा है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ रदरफोर्ड इक्वेशन फॉर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज डिराइव्ड? नकुल, आई रिक्वेस्ट यू बेटा, लेट्स नॉट गो फॉर दैट व्हिच इज नॉट नीडेड, बट आपको रफली इतना बता सकता हूँ अभी, थोड़ा सा जितना भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। इफ आई कंसीडर एन एटम, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का साइज, ओके, किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? न्यूक्लियस का जो साइज है, दैट हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या? ए को हम लोग मास नंबर बोलते हैं, क्यों? बिकॉज उसके अंदर रहता ही कौन है? ए मतलब क्या? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो उनके अंदर की जो चीजें उनके ऊपर मैटर करता है। सो ये कैलकुलेशन करता है, तो उसको मालूम पड़ा कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी इक्वेटेड, या पहले तो आप ऐसा बोल सकते हो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। ये आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करके जा सकते हो, 1/3 मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हो। और टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन आई विल पुट सम कांस्टेंट, so 1/3 where r नॉट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो उसका वैल्यू मैंने आपको बाहर करने बोला था, 1.23 into 10⁻15 मीटर। सो इसलिए देखो मास नंबर क्या होगा, एक कोई नंबर होता है ये, तो ये नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻15 हटेगा नहीं, तो इसलिए रेडियस जो है हमेशा विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर, याद रखो। क्योंकि मास नंबर एक नंबर होता है, और नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा नंबर भी नहीं होता, मैक्सिमम कितना होगा? 100 एटम एक नंबर होता है, या 118 होगा। तो सॉरी, मास नंबर तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट वो मास नंबर इतना ज्यादा भी नहीं है, जैसे कि आप 500 600 उतना मैक्सिमम बोल सकते हो। So this, what I'm trying to say is 10⁻15 is hardly going to change when you multiply the mass number. So that's why radius of the nucleus will be always in the order of 10⁻15 meter. So that means it is 1 FM. इसको हम लोग 1 FM बोल सकते हो, या 1 फर्मी, या 1 फेम्टोमीटर। अभी किसी को so कुछ डाउट so है? what is A represented as? A is atomic mass number ना बेटा, mass number। And so what about R O and R? R is radius of the nucleus। कोई भी एक न्यूक्लियस का रेडियस ढूंढना हो तो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। देखो रेडियस को न्यूक्लियस का साइज भी बोलेंगे, ये याद रखना। रेडियस या साइज दोनों सेम है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। R नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू। So the constant value is 1.33, right? 1.3, correct, 1.3। R नॉट्स वैल्यू इज 1.33 into 10⁻15 meter। Yes, sir. Which one is important? और क्वेश्चन पूछो बेटा।
Excuse me, sir. हाँ, So in the cathode, like the modified cathode ray of Goldstein which you gave us, sir. So in that, what is supposed the electrons got attracted to the this anode rays? but can you repeat? You are saying that in modified cathode ray discharge tube experiment, So so what is suppose the cathode ray got attracted to anode ray, then what will happen? okay, acha, I got your point. So you are saying if I talk about electrons are also getting produced and any gas, for example, helium gas, if I keep then anode rays also there. So this go in this direction and this goes in this direction. No, they cannot attract with each other. And even if it is happening, why? Because ये बने कैसे? This helium hits with the electricity and it becomes what? Helium plus and one electron. Even during this position, I told you that there will be anode and there will be cathode. They are attracting them because we have also connected them to the battery. Now electrons will go in this direction and the anode rays will go in this direction and hit the cathode. Electrons go in this direction and hit the anode. So chances of meeting them is less. But I can say maybe less than 1%, less than 1%. Maybe they are hitting, colliding with each other and thereby that may become what? Helium ulta. इसका ulta reaction भी हो सकता है. Helium is taking its electron back and thereby it is becoming helium gas. It is possible. So, but that percentage is very less. ये आपस में एनोड रेस और कैथोड रेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपको गैस पार्टिकल ही तो मिलेगा. So there is a chance that less than 1% or 2% also for that matter, there may be they are forming again. फिर से गैस पार्टिकल्स बनता रहेगा. बट एक बार गैस पार्टिकल फिर से बना एंड फिर से उसको कैथोड रे या एनोड रे उसको हिट करता है तो फिर से उसका आयोनाइज होगा. तो इसलिए ये जो अट्रैक्शन होने के बाद वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका अमाउंट क्या होगा? कम रहेगा. बिकॉज वो फिर से दूसरा कोई इलेक्ट्रिसिटी से नहीं तो कैथोड रे से नहीं तो एनोड रे से फिर से हिट करके वो आयोनाइज होने के चांसेस है. बट या हम लोग कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते कि उनका अट्रैक्शन बीच में हो के गैस पार्टिकल्स नहीं बन रहा है, ऐसा तो नहीं. सो तो होता ही होगा. And so how does kinetic energy ionizes that neutral atom? हाउ डज Kinetic energy ionizes the neutral atoms. काइनेटिक एनर्जी चेंज? Yes, so ionizes neutral atoms. Kinetic energy ionizes neutralized atom. What are you saying? I'm not understanding. If you are asking how kinetic energy changes, या आप बोल रहे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आयोनाइज करेगा, वो कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है ना, वो क्या आयोनाइज करेगा? आयोनाइज तो उसके ऊपर नहीं है. बट हाँ, हायर द काइनेटिक एनर्जी, हायर द काइनेटिक एनर्जी, मोर विल बी द वेलोसिटी. ओके, मोर विल बी द वेलोसिटी. अभी ज्यादा वेलोसिटी होता है तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा फोर्स से ओके पार्टिकल को हिट कर सकता है. Yes, sir. फोर्स बढ़ सकता है. अभी फोर्स बढ़ जाएगा तो उसको आयोनाइज कर देगा, और ज्यादा आयोनाइज कर देगा. सो मोर वेलोसिटी से घूमने वाला चीज क्या कर सकता है? और उसको ये कर क्या कर सकता है? फोर्स करके आयोनाइज कर सकता है. सो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला फोर्स नहीं होगा. Yes, sir. So because in the previous previous to previous lecture, so you had explained that in in the cathode ray, even if there were gas atoms, then they will get bombarded, and because of the kinetic energy, they'll get ionized. No, I ask you guys to write that cathode rays or anode rays ionize the gas particles. I did not see the kinetic energy ionizes. But आप ये बोल सोचो कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा ना. अभी कोई मूविंग नहीं है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? आपको पता है फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज Mass मास into इनटू एक्सेलरेशन, axle. और एक्सेलरेशन इज कनेक्टेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कनेक्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो जिसको काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वो क्या फोर्स अप्लाई करेगा? और मूविंग होना जरूरी है किसी को फोर्स अप्लाई करना. सो फोर्स जितना जितना ज्यादा होता है उतना प्रॉब्लमेटिक होगा सामने वाले बंदे को,
देखो आप फोर्स से किसके ऊपर गिरोगे तो उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज्यादा है और वो कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के ऊपर हिट करता है तो वो उसको आयोनाइज फर्दर कर देगा, वो खुद से आयोनाइज कर सकता है, ये ज्यादा फोर्स से उसको हिट करता है। Yes, sir. And so why do you put a luminous आप तो sheet? पूरा आउट क्वेश्चन पूछते हो, इट इज नॉट गेट इट। ये कहाँ पे आपने देखा बताओ नकुल, बर्न क्या है? कैन यू प्लीज आयोनाइज? ओके विनीश मैं बताता हूँ। Let me just read the doubts of you guys. Why did Goldstein use only mercury in the modified cathode ray discharge tube experiment? Is there any special property about mercury that is used it? कहाँ पे mercury use किया है? mercury मतलब क्या है? अच्छा आप ये बोल रहे हो, मैंने जो प्रेशर बोला था 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, आप इसके लिए बोलोगे तो मैं बताऊंगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज एक्चुअली यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ये यूनिट है बेटा। और याद रखना 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या मैं बता सकता हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हो राइज बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का राइज के बेसिस में आप कैसे टेम्परेचर मेजर करते हो, वैसे ही मर्क्यूरी का राइज से आप प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, बट दिस इज यूज्ड ओनली फॉर टू मेजर वेरी लेस प्रेशर। मतलब तूफान जितना प्रेशर आता रहेगा तो वहां पे मिलीमीटर मर्क्यूरी तो उड़ जाएगा। आपको बहुत ही कम प्रेशर नोट करना हो तो जैसे कि एक बॉइलिंग वाटर है, उस उधर ऊपर बॉईल होता है और ये स्टीम ऊपर जाते रहता है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा एक ग्लास में आपने एक बीकर में रखा हुआ है तो उसका प्रेशर आप मेजर करने जा सकते हो, या एक बलून का प्रेशर आप मेजर करोगे तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में आप कर सकते हो। तो अभी मुझे और क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड बेटा, मेरा कुछ तो हुआ है, मुझे मैं देख नहीं पा रहा था तो मेरा स्क्रीन में कुछ हो गया है, क्या हुआ? ओके ना, आयोनाइज विनीश को मैं बताता हूँ। आयोनाइज मतलब बेटा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। क्यों? बिकॉज एक नॉर्मल एलिमेंट से आप एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करोगे तो वो क्या बन जाता है? एक आयन बन जाता है। तो आयन बनने का, आयन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आयोनाइजेशन। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। तो ये मर्क्यूरी का जो डाउट था समीक्षा को, आर यू डिड यू गेट दैट बेटा? मर्क्यूरी मतलब मैंने जो बताया वही मर्क्यूरी की बात चल रहा था आपका, या कुछ और बोल रहे थे आप? No, sir, I was talking about that only. Thank you, दैट वन sir. आप समझ में आ गया अभी आपको? चाहिए तो Yes, मैं sir. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता क्या है। समझो कि जैसे आपने थर्मोमीटर देखा है वैसे ही यहाँ पे एक प्रेशर का भी ये होता है, एक मीटर होता है, उसको बोलेंगे हम लोग बारोमीटर। ओके, बारोमीटर होता है। बारोमीटर देखो ये यू शेप्ड होता है और मैं यहाँ पे एक ओपन दिखाऊंगा, okay? ऐसा ओपन कनेक्शन दिखाऊंगा ना, यहाँ पे भी ओपन समझ लो। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? मर्क्यूरी भरेंगे। ओके, मर्क्यूरी इसके अंदर भर देंगे। नाउ इनिशियली जब दोनों ओपन रहेंगे तो इनका लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों लेवल सेम रहेगा? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है। अब ये बड़ा यू शेप नहीं, मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर है वैसे यहाँ पे भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो गैस पार्टिकल जितना इनको फोर्स करके रखा हुआ है सेम फोर्स करके यहाँ पे भी रखा है। सो लेवल विल बी इक्वल इन द बिगिनिंग। नाउ मुझे समझो एक बलून के अंदर का प्रेशर चेक करना है, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक बलून को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके,
यहाँ पे एक बलून को कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करके ये पूरा ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, इसके अंदर स्पेशल गैस है जिसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये गैस पार्टिकल सीधा इधर जाएंगे और यहाँ पे प्रेशराइज करना शुरू करेगा। जैसे इसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे जाना शुरू करेगा और यहाँ पे ऊपर जाना शुरू करेगा। तो वो डायग्राम मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, जैसे बलून मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे देखो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने अभी बलून कनेक्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ हायर प्रेशर इनसाइड द बलून दिस विल हिट दिस, तो मर्क्यूरी क्या होगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। नाउ ये जो डिफरेंस है, देखो ये जो ग्लास ट्यूब है यहाँ पे हमने मिलीमीटर में क्या किया रहेगा, मेजरमेंट का लिखा रहता है, मेजरमेंट लिखा रहेगा मिलीमीटर में। तो जैसे ये डिफरेंस आपको दिखेगा, वो डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, समझो कि 10 का डिफरेंस आ गया, ये जो डिफरेंस ऊपर का और नीचे का डिफरेंस 10 का आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा आपको बोलोगे। तो प्रेशर कितना, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब थोड़ा सा, मिलीमीटर मतलब आप सेंटीमीटर मिलीमीटर जानते ही हो, बहुत ही छोटा है। तो आप यहाँ पे जो कनेक्ट करने वाला रहेगा वो तो ज्यादा प्रेशर वाला नहीं रखोगे, आप एकदम प्रेशराइज्ड वगैरह चीजें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी पूरा नीचे उठ जाएगा, यहाँ से प्रेशराइज होकर पूरा मर्क्यूरी बाहर फेंका जाएगा, तो वो तो यूज नहीं कर सकते। इसलिए मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लोवेस्ट प्रेशर, लोअर प्रेशर को यूज करते So, sir, we use Pascal to measure high pressure, right? हैं। Yes, Pascal is used to measure high Pascal. I want you guys to write it down. ये जो जितना सारा प्रेशर का यूनिट्स होते हैं, उनका आपको पता रहना चाहिए कौन कौन है और वो रिलेशन क्या है। फिजिक्स में सर ने बताया रहेगा, बट मैं अभी यहाँ पे बता दूं, 1 यूनिट इज 1 एटमॉस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर इज 1 यूनिट, और एक होता है बार करके, और एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है पास्कल, उसके बाद होता है डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड टॉर, टॉर करके भी होता है। तो आपको पता रहना चाहिए उनका रिलेशन। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 बार। तो कभी भी एटमॉस्फेयर से बार में कन्वर्ट करना है तो ये वाला रिलेशन पता रहना चाहिए। So 1 atmosphere is 1.01 bar. This is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. This is equal to 10 raised to 5 Pascal. This is equal to 10 raised to 6 dyne per centimeter square. This is equal to 760 of millimeter of mercury. This is equal to 760 torr. तो आप इनमें से ये मालूम पड़ सकते हो, ये कनेक्शन है उनका कन्वर्जन का। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 10 raised to 5 पास्कल। तो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई फर्क नहीं। सिमिलरली 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। सो उनका भी केस में कोई फर्क नहीं। सो दीज आर द डिफरेंट वेरियस प्रेशर यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन यू हैव टू। Do we have to remember the years in which scientists discovered something like e-book it is given as? No, आकांक्षा, केमिस्ट्री में कोई कभी भी ईयर्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सो नो नीड टू वरी। So no years must be remembered. It is not needed. Nowhere in competitive exams their years are asked. That is for your understanding that to remember timeline of the question discovery. Excuse me, so Yes, sir. you wrote one ATM equals to 1.01 bar or 1.01 millimeter of mercury, so यहाँ पे ना, yes, so sir. this is 1.01 bar. Oh. Bar And is another unit of pressure. and ये one bar, sorry. Bar is another unit of pressure. Millimeter of mercury दूसरा है. And so 1 bar is equal to 10 raised to 5 Newton meter square. Yes, देखो मैंने ये तो एक ही जगह दिखाया, मतलब 1 atmosphere is this, this is this, this is this, ऐसा ऐसा करते गए। तो आप इनको अलग अलग भी ले सकते थे, जैसे कि ये तो सिंगल मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 atmosphere is 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 bar is equal to 10 raised to 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने तो एक ही रिलेशन में लिखा, आप लिख सकते हो। देखो ये तो ये क्या होगा 1.01 बार,
सो 1.01 बार इक्वल टू 760 टॉर ऐसा होगा. सो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो इसको तोड़ तोड़ के भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So do we have to take 1.01 or 1 bar? So do you have to take 1 bar or 1.01 bar? 1.01 बार, क्योंकि we are relating that with 1 atmosphere ना. So hardly makes any difference, but अभी calculation पे रख लो, याद करने के लिए रख लो. Otherwise in calculation hardly you can consider 1 atmosphere as 1 bar. Nothing makes a big difference there. Yes, sir. Finish last and second last for what you have written. I'm saying this one, or if you are saying about this, देखो बेटा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. यानी कि इसको आप 1 करोगे तो क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 पास्कल हो जाएगा. यानी कि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है. सिमिलरली 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 760 टॉर. यानी कि क्या 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी विल बी 1 टॉर. सो मतलब क्या समझना है आपको, कन्वर्जन वाइज आप 10 पास्कल बोलो या 10 मिलीमीटर पर मीटर स्क्वायर बोलो, दे आर इक्वल. सिमिलरली तो यूनिट वाइज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलो या 10 टॉर बोलो, फर्क नहीं है. और बताओ. So you showed us how to measure pressure and give the balloon example. Even atmospheric pressure is measured through the barometer. How do you measure that? Okay. Atmospheric pressure can be measured by using barometer. It is like this. Now एक end में क्या करूँगा, I'll close that. और close करूँगा और definitely इसका layer जो है वैसा रहेगा, देखो ऐसा रहेगा, level same रहेगा. और देखो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, it is a closed one. इसके अंदर थोड़ा कुछ गैस होंगे ही, आई कैन नॉट से 0, बट मैं अभी के लिए क्या करूंगा, वैक्यूम बोलूंगा इसको, वैक्यूम. ओके, वैक्यूम मतलब इनसाइड दिस प्रेशर इज 0. नाउ देखो इसको भी बंद करके रखता हूँ फिलहाल के लिए, बट ओपनेबल है ये. द मोमेंट आई ओपन दिस, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो नाउ इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर. अभी एयर क्या करता है, इसके अंदर रश करता है. जैसे एयर इसके अंदर रश करता है, सो नाउ डिपेंड करता है कि यहाँ का प्रेशर कितना, यहाँ का प्रेशर कितना. क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहा तो ये नीचे रश पुश करेगा उसको, और यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये रश करेगा. और हमने बोला कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, 0 है, बिकॉज वैक्यूम क्रिएट किया है. सो अभी जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये क्या करेगा, एयर इन द एटमॉस्फेयर विल पुश दिस डाउन. जैसे पुश करना शुरू करता है तो आपको क्या रहेगा, वहां पे डिफरेंस दिखाई देगा, लेयर का नीचे ऊपर नीचे दिखाई देगा. तो ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. याद रखना जहाँ पे वो नीचे आते हैं वहां पे ज्यादा प्रेशर है. सो प्रेशर ओवर हियर आई कंसीडर P1, प्रेशर ओवर हियर इज P2. अभी तो P2 तो 0 ही है. तो नाउ दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, जब आप एयर का प्रेशर चेक करोगे, ओपन बलून का नहीं एयर का करोगे, तो वो कितना आया था लोगों को, वो आया था 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आया था. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को हम लोग क्या समझा है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी से ये क्या हुआ, मेजर किया है, इसको हमने बोला है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब देखो यूनिटरी मेथड थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को क्या समझा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर समझा है. तो इसको हम लोग से क्या समझेंगे, 1 यूनिट करके समझेंगे. बट प्रैक्टिकली आप बात करोगे, क्रिएटिंग वैक्यूम
या अल्ट्रा वैक्यूम। अल्ट्रा वैक्यूम मतलब ये समझ लेना, नो गैस पार्टिकल, नो गैस पार्टिकल मतलब कोई यहाँ पे पुश करने वाला नहीं है। वो क्रिएट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने इतना वैक्यूम क्रिएट करने के बाद भी रेसिडुअल गैस पार्टिकल्स थोड़ा कुछ रह ही जाएंगे। तो इसलिए बैरोमीटर में आप जब मेजर करोगे थोड़ा सा क्या होगा, एरर आना ही है। आप जितना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करोगे उतना एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, मतलब ये प्रेशर को आपको जीरो करना है। बट आपको पता ही है प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा कुछ गैस आप मर्क्यूरी को इसके अंदर फिल करोगे तभी कुछ ना कुछ गैस उसके अंदर चला ही जाएगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी इज Hg। Hg तो मर्क्यूरी है ना, इसलिए तो मैंने मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिखा है। यस आकांक्षा, यू आर करेक्ट। नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोल सकते हो, बिकॉज वो एक रिलेशन था ना। मतलब मैंने क्या करने के लिए कोशिश किया, मैं ऐसे भी कर सकता था। अभी आप बोल सकते हो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिलीमीटर होगा, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्रिस क्रॉस करके निकाल सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक सिंगल कन्वर्जन रिलेशन चाहिए था, इसको मैं 1 समझ के बाकी सबको क्या करते जाऊंगा, रिलेट करते जाऊंगा, तभी जाके उनका रिलेशन क्या आते आया, देखो ऐसा आ गया। सो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क। आप हर टाइम ये नहीं बोल सकते 1 डाइन इज द 760, ऐसा नहीं बोल सकते, तभी जाके आपको उनका रिलेशन दिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वाटर, अमर्त्या is asking, can we use water here instead of mercury? Okay, very good question, very good question. देखो हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बुक में नहीं है, बाद में मुझे मत बोलना कि सर आप डाउट, बुक का डाउट सॉल्व नहीं किया, आप कुछ और ही बोलते गए, मुझे ऐसा मत बोलना बाद में। Now what will happen if you take water instead of, यहाँ पे आपने वाटर लिया समझो, तभी प्रॉब्लम क्या होगा, वाटर इज volatile। volatile मतलब क्या, have tendency to go to gaseous state, tendency to go to gaseous state यानी कि ये इवापोरेट होता है, ये गैस स्टेट में चला जाता है, इवापोरेट होता है। बिकॉज टेम्परेचर तो आपको पता ही है, रूम टेम्परेचर में आपको ह्यूमिडिटी रहता ही है, ह्यूमिडिटी मतलब गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, आपने पानी रखा तो ये थोड़ा कुछ क्या कर देगा, गैस इवापोरेट कर देगा। गैस इवापोरेट करेगा तो यहाँ पे जो गैसियस स्टेट में कौन रहेगा, वाटर वेपर्स रहेंगे, और ये गैसियस स्टेट में वाटर वेपर्स रहेंगे, वो भी गैसियस स्टेट में चला जाने के बाद वो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो वो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल गैस का वैल्यू नहीं मिल जाएगा प्रेशर का। ये पानी की वजह से प्रेशर डेवलप हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि पानी की वजह से भी प्रेशर डेवलप हो सकता है। पानी एज अ वेपर में बोल रहा हूँ, पानी एज अ गैसियस स्टेट में, स्टीम में वो भी प्रेशर डेवलप करता है। आपको प्रेशर कुकर में तो आपको पता ही है वो वाटर वेपर ही है जो गैस स्टेट में जाके प्रेशर क्रिएट करता है। तो वाटर यहाँ पे गैस स्टेट में जाके प्रेशर क्रिएट कर रहा, तो आपको एक्चुअल प्रेशर कितना है वो आप देख नहीं पाओगे। समझो यहाँ पे आपने बलून रखा भी तो ये प्रेशर डेवलप करेगा, यहाँ पे आपको जो भी डिफरेंस आएगा उसमें आपको एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना आपको पता नहीं है, और पानी की वजह से भी क्या प्रेशर बढ़ जाता है। तो वाटर कैनॉट बी यूज्ड। मर्क्यूरी इसलिए बिकॉज विच इज द लीस्ट वोलेटाइल, ऑलमोस्ट नो वोलेटिलिटी, मतलब मर्क्यूरी कभी भी गैस स्टेट में नहीं जाता रूम टेम्परेचर में, तो इट इज हाईली स्टेबल, सो इसलिए मर्क्यूरी लिया जाएगा। Samiksha Singh, you said that an atom is stable at n/p-1. Sir, but then there are also stable isotopes, sir. Why are they said to be stable? They may not have n/p-. Yeah. So अभी आप वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करोगे, I had told you that प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो वो 1 आता है तो न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे स्टेबल न्यूक्लियस। बट याद रखो बेटा, रेडियो एक्टिविटी में हमने आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मेनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हमने एक कंक्लूजन में आया, दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी मेड एक्सपेरिमेंटली, दैट जहां जहां n/p रेशियो 1 आता है
दे वर स्टेबल। बट इसका मतलब ये नहीं कि देखो आप बात करोगे व्हाट इज दैट, फास्फोरस की बात करो 15 31, आप यहाँ पे देखोगे फास्फोरस 15 है और न्यूट्रॉन्स आप 31 माइनस 15 करोगे तो 16 आएगा। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे n by p रेशियो करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू डू 16 upon 15, so greater than 1 आएगा। So there are exceptions, we cannot do that. So largely जो elements में दिखाया जाता है, observation किया जाता है, उसके basis में हमने एक one of the reasons for instability हमने देखा है। So this is considered to be one of the reason for the instability. तो ये based on the observation, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यही एक मतलब बड़ा रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, हमने देखा है। बट एक्सेप्शन तो हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स इज व्हाट वी से हाईली कॉम्प्लेक्स, कई जगह जो दिखता है वो थोड़ा सा अजीब ही रहता है। लार्जली जो फॉलो होता है ये फॉलो होता है लार्जली। तो हमने समझो कि 100 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स ये शो करता है और 10 एलिमेंट्स नहीं करता है, तो हम वो ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम लोग इसको समझेंगे एज अ वन ऑफ द कंक्लूजन रीजन। और बताओ। निखिल क्या प्रॉब्लम हुआ? Which you have teachers, can you please tell me which is important that we देखो विनीश हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड बच्चा है, तो क्लासरूम में लेक्चर में जो मैं पढ़ाता हूँ उतना ही आपको समझना है बेटा एग्जाम के लिए। यू गाइस हैव टू, मैं आपको बता दूंगा जिस एक बार टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व दैट, वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और उसमें कोई डाउट आता तो यू शुड आस्क, उसमें कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, एनीवे वी आर प्रोवाइडिंग द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन आल्सो, ईच क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हमने दिया है। बट आपको फिर भी वो नहीं समझा तो वो सब पूछो और वो सब सॉल्व करो, दैट मच इज इनफ फॉर द टीडब्ल्यूटी। टीडब्ल्यूटी के लिए मॉड्यूल क्वेश्चंस करोगे बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं करोगे। आकांक्षा doubt from TWTS in question 25 it was asked that what kind of reaction, sir I was unable to understand how it was redox reaction। so redox reaction में आपको पता रहना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा। ए प्लस बी, मैं जनरल रिएक्शन में बताऊंगा, बाद में आपका वाला एग्जांपल में मैं बताता हूँ। उसमें क्या रहेगा, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट हुआ रहेगा और एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट हुआ रहेगा। नाउ आपको चार्ज ढूंढना तो आता ही है। इफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज दिखता है तो देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज दिखता है फ्रॉम हियर टू हियर, आई एम सेइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। सो अभी मैं आपका वाला एग्जांपल लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग मी H2O प्लस Cu। नाउ असाइन देयर चार्जेस, अभी ऑक्सीजन का -2 होगा तो इसका क्या होगा +2, हमें पता है ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा। और ये हाइड्रोजन का आपको पता है 0 है बिकॉज वो एक एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म का कंपाउंड्स हमेशा एलिमेंट्स क्या होते हैं वो 0 ऑक्सीजन, मतलब इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को ना लिया है, बिकॉज अभी ये तो एग्जिस्टिंग, उसका एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उसका मतलब बेसिक फॉर्म है ये। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 यहाँ पे -2 है, और ये भी कॉपर क्या है कंपाउंड नहीं है, ये एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट फॉर्म में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। नाउ कॉपर को यहाँ से यहाँ देखो आप, कॉपर को यहाँ से यहाँ देखो +2 से 0, देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैं बता दूं 0 +1 +2 +3 ऐसा बढ़ सकता है, -1 -2 -3 ऐसा भी बढ़ सकता है। नाउ इंक्रीज मतलब ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या उल्टा को आप क्या बोल सकते हो डिक्रीज।
नाउ आप देखो ये +2 में है और ये 0 में है, तो +2 से 0 मतलब डिक्रीज है, तो आप बोल सकते हो दिस इज रिडक्शन। ना ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो ऑक्सीजन का कुछ हुआ नहीं। हाइड्रोजन आप देखो यहाँ पे 0 है एंड हियर इट इज +1, so 0 to +1 क्या increase in the oxidation number, so this is oxidation. The moment you find out there is a change in the oxidation number, अभी ये तो डिटेल में हो गया, वरना तो to qualify something as redox reaction, रिएक्टेंट का जो एलिमेंट है उसका चार्ज और प्रोडक्ट के एलिमेंट का चार्ज में क्या रहना चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए। एक कॉन्ट्ररी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, लेट अस से NaOH plus HCl giving me NaCl plus H2। नाउ इनका आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पे +1 -1 +1 -2। तो सोडियम यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन ये नहीं हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ, क्लोरीन यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है। They are similar, so that means this is not a redox reaction, ये redox reaction नहीं है, and this is redox reaction। So what is non-redox reactions? non redox मतलब उसमें change in oxidation number होना नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाला एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, ये एग्जांपल किसका है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो मैं बोल सकता हूँ ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ये रिडॉक्स नहीं है। कैन यू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? पल्लव दैट इज ट्रू, आप कर सकते हो, आप ये करोगे समझो। एक जनरल रिएक्शन बताता हूँ। सो अभी मैं बताता हूँ, चलो इन रिडॉक्स रिएक्शन A plus B गिविंग मी C plus D, और मैं बताता हूँ यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके समझो, और डेफिनेटली तभी जाके क्या होगा, यहाँ से यहाँ रिडक्शन होना ही चाहिए, बिकॉज आधा ऑक्सीडेशन नहीं होता कभी भी, सॉरी ये क्या है, रिडक्शन, आधा नहीं होगा, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होगा। सो हमेशा आपने ऐसे एरो करके दिखाया समझो, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है, तो जो रिएक्टेंट का साइड का क्या रहेगा, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो ऑक्सीडेशन का लेफ्ट हैंड साइड का जो ये रहेगा सब्सटेंस, वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। सो रिडक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ आप पूछोगे इनको क्या कुछ बोलेंगे, यस इनको भी बोलेंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट वो हमेशा इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, reducing agents always undergo oxidation, oxidizing agents always undergo reduction। so अभी यहाँ पे फिर से आता हूँ, reducing agent undergoes oxidation to give me oxidized substance, प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रेड्यूस्ड सब्सटेंस मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट undergoes reduction and gives you reduced substance। so आपको पता रहना चाहिए इन द redox reaction, रिएक्टेंट साइड में आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस मिलेगा। तो ये एरो में बना रहा हूं, ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज इन द चार्ज, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर is oxidation, decrease in the oxidation number is reduction। तो एक बार ये मालूम पड़ने के बाद, ये जो आपका ये लाइन है, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड का एजेंट होता है, इस तरफ का वो उसका उल्टा वाला सब्सटेंस। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मिलेगा, देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल गिव यू रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग मी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
अभी सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाओ। जिंक ये एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब वो अभी भी कंपाउंड नहीं बना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। यहाँ पे आप ढूंढोगे तो कॉपर का +2 आएगा, सल्फर का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। ओके ना, यहाँ पे जिंक का +2 आएगा, सल्फर का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। सो यहाँ पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म है 0। याद रखो सल्फेट, ये तो बाहर होगा तो अच्छा है, सल्फेट में हमेशा सल्फर +6 होगा, वो एक बाहर रखो तो अच्छा रहता है। नाउ मेक जिंक, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, और कॉपर यहाँ से यहाँ क्या हुआ। देखो सल्फेट को देखने की जरूरत नहीं, आप दिखाई दे रहा है सल्फेट का सल्फर यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। सो जिंक यहाँ से यहाँ, आई हैव टोल्ड यू 0 +1 +2 ऐसा जा सकता है, -1 -2 ऐसा जा सकता है। तो ऊपर की तरफ जाना मतलब ऑक्सीडेशन, नीचे की तरफ जाना मतलब रिडक्शन। सो 0 से +2, 0 से +2 ऊपर जाना ऑक्सीडेशन। नो, वो ऑक्सीडेशन है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का चीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीडेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड का चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग सब्सटेंस। सो ए साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट बोलो उसको, और इसको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। सो नाउ कॉपर देखो +2 से 0 में चला गया, +2 से 0 नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and this will be reduced substance. So very first thing what you have to do, you have to assign their charges. इनका चार्ज असाइन करना जरूरी है। उनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका ढूंढने के बाद आप कंपेयर करो रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त उसका हुआ क्या। और बताओ, पल्लव, आई कैन से redox reaction, mostly redox reactions are irreversible reactions. Irreversible reactions, irreversible reaction मतलब you cannot reverse them. क्यों? आपने मेटालिक रिएक्टिविटी सीरीज देखा रहेगा, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। ओके, वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मालूम पड़ेगा। सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, तो इसलिए इसका उल्टा नहीं चलेगा। हाँ, मैं बोलूंगा जो कोई इसमें उल्टा होता है तभी जाके आप वो उसका रिवर्स बोल सकते हो, मतलब इसका आप ये बोलना शुरू कर सकते हो। आकांक्षा बोल रही है व्हाट इज द एनालिसिस रिएक्शन एज इट वाज ऑप्शन इन TWT टेस्ट। एनालिसिस रिएक्शन क्या होता है, मैंने तो भी तो सुना है एनालिसिस रिएक्शन इज आई थिंक सिंथेसिस रिएक्शन को बोलते होंगे। There are different reactions. So decomposition reaction को बोलते हैं analysis reaction. तो आप याद रख लो, decomposition reaction is another name of decomposition reaction is analysis reaction. Decomposition reaction तो आपको पता ही है। So is it is irreversible as zinc is more electropositive? Yes, Rishi, it is correct. Okay. So zinc being more electropositive, reaction will remain irreversible. What you have written on the left hand side, क्या लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, इसमें क्या बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, ये मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 +1 +2 ऊपर ऊपर लिखा है, -1 -2 जा सकता है। तो ये तरीके से चेंज दिखता है आपको, चेंज ऐसा दिखता है समझो। 0 से +1 मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
0 से +2 मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 0 से -1 का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 0 से -2 मतलब एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। So when do you नंबर मतलब either it has taken electron or given. so how is Zn oxidizing, and so when it goes into RHS, how is it reducing? Can you repeat beta? So please maybe go to the previous page. I have a doubt over there. अच्छा, So over here, zinc is reducing on LHS, but the moment it goes on the RHS, then how does it become oxidized? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, one which undergoes after undergoing oxidation, what it will be called as oxidized। मतलब So आप ये बोल रहे हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, इट इज अ प्रोडक्ट ना। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है वी गॉट आफ्टर ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। सिमिलरली आफ्टर अंडरगोइंग रिडक्शन यू विल गेट रिड्यूस्ड सब्सटेंस, मतलब अभी क्या है, ये प्रोसेस में ये सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस्ड है, मतलब कुछ ऊपर के केस में था, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर में था, अभी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, रिडक्शन हुआ, तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऐसा। and so when it so is it correct if suppose the number goes positive and becomes, then we can say it's an oxidizing agent. That's what I've written in the general formula. General formula is easy to remember. आपके पास रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, देखो हमेशा याद रखो रिएक्टेंट में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखोगे, लेट अस से प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। तो इनमें से ये दोनों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा हु इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड हु इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन what reactant given what. If this particular process is undergoing oxidation, so this becomes oxidized substance, मतलब ये सब ऑक्सीडेशन होने के बाद जो वो बन जाता है उसको ऑक्सीडाइज, तो ऑन द इधर ये साइड में क्या रहेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस आल्सो। तो रिडक्शन है तो इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस बनेगा। एंड ये साइड में आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो रिएक्टेंट्स में आपको एजेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट में आपको सब्सटेंसेस मिलेंगे। सर द सेम अप्लाइज इन नॉन मेटल्स, करेक्ट, जस्ट दे consider the more yes correct beta, this you are absolutely correct, same goes for non metals also। for example fluorine and let us say KCl, fluorine तो F2 होता है, तो fluorine being more electronegative it can replace chlorine। आपको periodic table याद रहेगा, fluorine, chlorine, bromine and iodine, ये इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होगा, reactivity decreases, reactivity decreases, so F can replace this, thereby you can get KF and Cl2। so यहाँ पे भी this is also an example of oxidation number redox reaction। देखो ये क्या है, oxidation number 0, this is +1, this is -1, +1 -1 0। so from here to here आप देखोगे 0 से -1 मतलब क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, so this is reduction। अब ये रिडक्शन बोलोगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज आफ्टर रिडक्शन आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस।
reduced substance. तो ये -1 है, -1 से 0, मतलब आप समझ लो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था वो भी बाहर गया। -1 से 0 आप समझ सकते हो, -1 से 0 इस तरफ होगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो वो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर में हो गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो सर कैन प्लीज शो राइट साइड ऑफ, तो राइट साइड कौन सा बेटा, इतना ही लिखा है मैंने अभी राइट साइड में। और बताओ सर कैन प्लीज, ओके। और बताओ So what is suppose the elements are not electrically stable or electrically balanced? इलेक्ट्रॉन्स आर, So yes, sir. What is suppose the electronegativity of the element is unstable or unbalanced? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अनबैलेंस्ड, मतलब So it means the oxidation number. Sorry, हुआ बेटा, the हाँ बोलो। oxidation number. So I mean the oxidation number. For example, KCl has a total oxidation number of 1, and over there KF was also having 1. So what is suppose KF would have 2. हाँ, तो I come to your point, I got your point. Now K here is also +1 and यहाँ पे भी +1 है, that means आपको समझना है पोटेशियम नाइदर अंडरगॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पोटेशियम का ना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो उसका कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, बट एज अ होल रिएक्शन में तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल के लिए आपको पता रहना चाहिए एक जगह पे रिडक्शन और एक जगह पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट एज अ एलिमेंट उसका कुछ नहीं हुआ है, बट उसका जो कांस्टेंट अदर कांस्टेंट है उसका तो हो गया है। So can there be more than one oxidation reaction, oxidation and reduction reactions in a single reaction? If you say possible है, देखो ऐसा भी एक एग्जांपल होता है, H2O2 if it is becoming H2O and O2. Now look at their oxidation number. आपको पता है ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 चार्ज होता है और इसका +1 चार्ज हुआ, और यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 बिकॉज इट इज वाटर एंड हियर इट इज अगेन 0। सो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आप देखो कुछ नहीं हुआ, बट लुक एट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ है, बट ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -2 है और वही ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है, यानी कि -1 बिकेम -2, मतलब क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हुआ। ये -1 से 0, -1 से 0 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, so this is oxidation. So if single reactant undergoing both reduction and oxidation, then that reaction is called as disproportionation reaction. Disproportionation reaction मतलब क्या है, single reactant undergoing both reduction as well as oxidation. So ये special type of redox reaction होता है, ये single reactant giving you both reduced substance as well as oxidized substance. So this is an example of सब मतलब type of redox reaction. वरना तो आपको पता है एक separate oxidizing agent होता है, एक separate reducing agent होता है, और एक separate आपको oxidized substance मिलेगा, separate reduced substance मिलेगा, ये तो normal है, but disproportionation में single reactant ही दोनों काम करता है, तो ये that becomes the type of redox reaction. बट केशव ये तो बोल नहीं हो सकता, हाँ ये भी हो सकता है कभी कभी कि A + B + C और लेट अस से D + E + F है, अभी मुझे एग्जांपल याद नहीं इसलिए मैं नहीं जाया उसमें नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ हो, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हुआ हो, यहाँ से यहाँ फिर से ऑक्सीडेशन हुआ हो, और यहाँ से यहाँ रिडक्शन हुआ है, दैट इज पॉसिबल, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है, दैट दे बिकम्स कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शंस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं ये तो बोल सकता हूँ एक सिंगल रिएक्शन में
दो जगह रिडक्शन हो रहा है, दो जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डोंट वरी। और बताओ। Okay, so it is 8 o'clock now. So you must be having one more doubt session. So if you have any no doubts, can we stop now? Okay. Okay बच्चों, good night. खाना खा लो, सो जाओ. Good night बेटा. Take care आकांक्षा. Bye, sir.